हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी नीट चैनल। जैसा कि मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक नया चैप्टर जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, ये चैप्टर लास्ट है और इस चैप्टर के खत्म होने के बाद हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, चलिए एक एक करके समझते हैं। बायो शब्द का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, विभिन्नताएं। हम इसको लिख सकते हैं हेट्रोजिनिटी। ठीक है, हेट्रोजिनिटी जो कि एनसीईआरटी में लिखा गया है, या फिर हम बोल सकते हैं डिफरेंसेस। ठीक है, एंड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या है, कोई चीज़, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो खत्म हो रहा है, हम उसको क्या कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको सुरक्षित कर रहे हैं। कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन दोनों अलग अलग शब्द है, दोनों का अलग अलग मतलब है। ठीक है, प्रिजर्वेशन में हम जो डेड चीज़ें हैं हम उसको बचा के रखते हैं, लेकिन कंजर्वेशन में जो लिविंग चीज़ें हम उसे कंजर्व, उसे बचाते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। तो हम बोल सकते हैं प्रोटेक्शन। ठीक है, इसको हम नॉर्मल बोल सकते हैं, प्रोटेक्शन एंड केयर करते हैं कंजर्वेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। पहला लिखा गया है यहाँ पे कि पहला हमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है, दूसरा किस तरीके से हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है किस रेट से खत्म हो रही है, हमें उसे क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में जो स्पीसीज खत्म होने वाले हैं कहीं ना कहीं वो बच जाए। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। If alien from the distant galaxy were to visit our planet Earth, the first thing that would amaze and baffle him would most probably be the enormous diversity of life that he would encounter. अगर कोई दूसरे ग्रह से, हमारे दूसरे गैलेक्सी से हमारे अर्थ पर कोई एलियन स्पीशीज आए, ठीक है, जिसको हम नहीं जानते वो हमारे लिए एलियन है, कोई दूसरा ग्रह से या दूसरी गैलेक्सी से कोई और ऑर्गेनिज्म आए, एलियन आए, सबसे पहले अर्थ पे क्या देख के वो बोल सकते हैं, आश्चर्यचकित हो सकता है, अमेज हो सकता है, यहाँ पे इतने टाइप की डाइवर्सिटी है लाइफ की। ठीक है, इवन फॉर ह्यूमन द रिच वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ विच दे शेयर हिज प्लैनेट नेवर चीजेस टू एस्ट्रोनाइट एंड फैसिनेटर्स। इवन हम लोग खुद आज इस चैप्टर में ऐसे ऐसी बातें पढ़ने जा रहे हैं जो सोच कर भी हम क्या होंगे, हैरान होंगे कि इतनी सारी डाइवर्सिटी है किसी भी एक स्पीसीज की। ठीक है, द कॉमन मैन would find it hard to believe that there are, एक कॉमन इंसान, एक मैं, एक आप, ठीक है, जो हम लोग कॉमन इंसान हैं, ठीक है, उनके लिए इस बात को मानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा जब वो जानेंगे more than 20,000 species of ant, 3 lakh species of beetle, 28,000 species of fishes and nearly 20,000 species of orchids। ठीक है, हम आम इंसान भी इस बात को जानने के लिए जब सुनेंगे तो इस बात पे बिलीव ही नहीं कर पाएंगे कि 20,000 से भी ज़्यादा स्पीसीज किसकी हैं, चींटियों की हैं, एंड्स की हैं, 3 लाख स्पीसीज किसके हैं, बीटल्स के, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनके हैं, 28,000 स्पीसीज किसके हैं, मछलियों के हैं, एंड नियरली 20,000 स्पीसीज किसके हैं, ऑर्किड के हैं। हम 1 2 3 स्पीसीज से जानते हैं, बट सोचिए 20,000 से भी ज़्यादा स्पीसीज किसके हैं, एंड्स के हैं, 3 लाख स्पीसीज किसके हैं, बीटल, एंड 28,000 स्पीसीज किसके हैं, मछलियों के, और नियरली लगभग 20,000 स्पीसीज किसके हैं, ऑर्किड के हैं। ठीक है, ecologists and evolutionary biologists have been trying to understand the significance of such diversity by asking important question, why are so many species। ठीक है, even ecologist, ठीक है, जो इकोलॉजी जिनके बारे में पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें, इवन इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी सारी डाइवर्सिटी क्यों है। ठीक है, क्या इतनी सारी स्पीसीज होना ज़रूरी है? डिड सच ग्रेटर डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट द अर्थ हिस्ट्री। क्या जो इतनी इस टाइम पे जो इतनी स्पीसीज है, क्या पहले भी ये सारे स्पीसीज बनी होंगी? हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट, कैसे ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, कैसे डिफरेंसेज है, कैसे आए? हाउ एंड वाई इज द डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टू द बायोस्फीयर, कैसे और क्यों बोला गया है कि कैसे और क्यों ये सारी जो डाइवर्सिटी है हमारे बायोस्फीयर के लिए ज़रूरी है। ठीक है, Would it function any differently if the diversity was much less? अगर पूछा जाए क्या जो हमारा इकोसिस्टम है, जो हमारा बायोस्फीयर है, अगर इस पे जो डाइवर्सिटी है स्पीसीज की अगर ये कम हो जाए तो क्या हमारा जो सिस्टम है वो सही से काम नहीं करेगा? हाउ डू ह्यूमन बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, किस तरीके से ह्यूमन को इन बायोडाइवर्सिटी जो बोल सकते हैं जो डिफरेंसेस है, जो ये डाइवर्सिटी है, इससे ह्यूमन को क्या फ़ायदे मिलते हैं? तो इतने सारे जो क्वेश्चंस हैं ये इकोलॉजिस्ट, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट खुद जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका आंसर क्या होगा। ठीक है,
आगे देखते हैं बायोडाइवर्सिटी। जो शब्द है बायोडाइवर्सिटी, इसका मतलब क्या है कि आप देखते होंगे अगर आप अपने आसपास है तो आपको डिफरेंट टाइप के प्लांट स्पीसीज देखने को मिल जाएंगे, एनिमल के स्पीसीज देखने को मिल जाएंगे, इवन हम लोग भी क्या है डिफरेंट स्पीसीज हैं, ठीक है। तो जो बायोडाइवर्सिटी है इसमें हमें पता चलता है कि हमारे अर्थ पे कितने प्रकार के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मिल चुके हैं और कितना मिलना बाकी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इन आवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी और हेट्रोजेनिटी एग्जिस्ट नॉट ओनली एट द स्पीसीज लेवल बट ऑल द लेवल ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम द मैक्रोमोलिक्यूल विद इन द सेल टू द बायोम्स। बोला जा रहा है कि हमारे बायोस्फीयर में जो ये डाइवर्सिटी है, ठीक है, जो ये डिफरेंसेस आपको देखने को मिलती है, जो हेट्रोजेनिटी देखने को मिल रही है, ना केवल स्पीसीज के लेवल पे है बट अगर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई सेल भी बना है तो उसके अंदर भी आपको ये डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, ठीक है। जो मैक्रोमोलिक्यूल है सेल के अंदर या फिर बायोम्स तक जाएंगे तो आपको हर जगह आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रोकैरियोट सेल देखिए, यूकैरियोट सेल, दोनों में क्या है डिफरेंसेस हैं, ठीक है, किस तरीके से बने हैं यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर किस तरीके के ऑर्गन है, किस तरीके के टिश्यू, इवन हमारी बॉडी में जो डिफरेंट टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल हैं, ठीक है, सबका अपना अलग अलग फंक्शन है। और जो हमारी बॉडी के अंदर 4 टाइप के 4 डिफरेंट टाइप के टिश्यू प्रेजेंट है, ये सब क्या है, ये सब हेट्रोजेनिटी है, ये सब क्या है डाइवर्सिटी है, ठीक है। इवन हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी डिफरेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं कि जो ये डाइवर्सिटी है ना केवल स्पीसीज लेवल पे बट अगर हम मैक्रोमोलिक्यूल के लेवल पे देखते हैं, चाहे न्यूक्लिक एसिड हो गया, पॉलीसेक्राइड्स हो गया, ठीक है, इनके लेवल पे अगर हम देखें या फिर अगर हम सेल के अंदर ऑर्गेनल जो प्रेजेंट है उनके लेवल पे देखें, टिश्यू के लेवल पे देखें, ठीक है, इसके आगे अगर हम बायोम्स में भी देखें तो ये सब क्या दिख रहा है, हमें यहीं पर डिफरेंसेस देखना शुरू हो गए, ठीक है, डाइवर्सिटी दिखना स्टार्ट हो गई। आगे देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म popularized by the sociobiologist Edward Wilson to describe the combined diversity at all the level of biological organization। बोला गया है कि जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है, ठीक है, इसको सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन किया है, फेमस कौन किया है, ये इंपॉर्टेंट है। दिया किसने है ये नहीं इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट हाँ मैं इसको बताती हूँ कि बायोडाइवर्सिटी शब्द को किसने दिया था, रोजन ने दिया था। गिवन बाय, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गिवन बाय रोजन, ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया बट हाँ थोड़ा बहुत इसको याद करके रख सकते हैं आप। लेकिन याद रखिएगा कि जो बायोडाइवर्सिटी शब्द है, ये जो टर्म है, इसको पॉपुलराइज्ड कौन किया, फेमस कौन किया, एक सोशोबायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था क्या, एडवर्ड विल्सन। ये बताते हैं कि जो कंबाइंड डाइवर्सिटी है ऑल लेवल पे, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे, वो डिफरेंट लेवल पे हो सकता है, लेकिन ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर देम, ठीक है, इनमें से जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला क्या है जेनेटिक डाइवर्सिटी है, दूसरा स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड थर्ड क्या है, यहाँ पे बोला गया इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी, नाम से लग रहा है जेनेटिक का मतलब कि जीन में कुछ होगा, जीन में आपको डाइवर्सिटी या डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। सेम स्पीसीज के अंदर अगर आप देखेंगे सेम स्पीसीज का प्लांट है, उसके अंदर उसके जीन में अगर डिफरेंसेस है तो उसका कहीं ना कहीं फंक्शन भी अलग होगा, तो इसको कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। स्पीसीज लेवल पे क्या होगा कि डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है, क्या होंगे, उनमें आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो जो इकोसिस्टम की लेवल की बात करेंगे, डिफरेंट बायोम्स प्रेजेंट है उनके बारे में बात होगी। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्या है जेनेटिक डाइवर्सिटी। अ सिंगल स्पीसीज माइट शो अ हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। एक सिंगल स्पीसीज है, कोई एक सिंगल स्पीसीज है जो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी शो कर रही है, हाई रेट में डाइवर्सिटी शो कर रही है अपने जेनेटिक लेवल पे, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज कहाँ है, वो अलग अलग जगह पे पाई जाएगी, वो सेम स्पीसीज उसके अंदर, लेकिन आपको क्या देखने को मिलेगा, डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। The genetic variation shown by the medicinal plant Rolfia vomitiva growing in the different Himalayan region might be in terms of the potency and the concentration of the active chemical reserpine that the plant produces। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है, एक दवा बनाने वाला या बोल सकते हैं एक पौधा है जिसका नाम है रॉल्फिया विमोटेरिया। ये ग्रो कर रहा है, कहाँ ग्रो कर रही है, देखिए ये हिमालय है, मान लीजिए हिमालय का ये पर्वत है, कभी यहाँ ग्रो करती है तो कभी यहाँ ग्रो करती है, तो कभी एकदम पीक पे ग्रो कर रही है। कौन है ये, मेडिसिनल प्लांट रॉल्फिया विमोटेरिया है। जब यहाँ ग्रो करती है तो यहाँ पे इसके अंदर से केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है रेसरपाइन, और ये ट्रीट किसको करता है, हम बोल सकते हैं बीपी को, ठीक है, ब्लड प्रेशर को। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ट्रीटमेंट
जो यहाँ से रिसरपाइन निकल रहा है, ट्रीटमेंट फॉर बीपी, ठीक है, ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो ये प्लांट है वॉल्फिया वोमेटेरिया, ये डिफरेंट रीजन पे हिमालयन की, ठीक है, जो हमारा हिमालय पर्वत है उसके डिफरेंट रीजन पे ग्रो कर रही है। लेकिन इसके अंदर से क्या निकल रहा है, एक केमिकल निकलता है, एक्टिव केमिकल, जिसका नाम क्या है, रिसरपाइन, ठीक है। इस केमिकल के अंदर क्या है कि ये बीपी को ट्रीट कर सकता है, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी को ये सही कर सकता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो ये प्लांट है, ये जो सेम स्पीसीज का प्लांट जो डिफरेंट रीजन पे ग्रो किया गया है, तो इसमें सेम केमिकल ही निकलता है, बट इनका जो पोटेंशियल है या बोल सकते हैं जो उनका कंसंट्रेशन है अलग अलग है। अगर यहाँ पे ग्रो कर रहा है मेडिसिनल प्लांट के, तो इसके अंदर कंसंट्रेशन कुछ अलग होगा, यहाँ पे पोटेंसी कुछ अलग होगी, यहाँ पे ग्रो करेगा तो कुछ अलग होगा, यहाँ पे ग्रो करेगा तो कुछ अलग, मतलब कि यहाँ पे सेम ही केमिकल निकलेगा लेकिन कंसंट्रेशन अलग होगा, उसकी काम करने की जो क्षमता है, जो पोटेंशियल है, वो भी अलग होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो पर्वत होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, या फिर जो हिमालय की जो चोटी है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी दवाइयाँ मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो एकदम टॉप पीक पे है, वहाँ पर जो रिसरपाइन है वो हाई कंसंट्रेशन में हाई पोटेंसी के साथ निकलता है, ठीक है। तो ये आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सेम स्पीसीज की जो प्लांट हैं डिफरेंट रीजन पे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ये सेम ही केमिकल निकालते हैं, ठीक है, दैट इज रिसरपाइन, जो कि ट्रीट करता है बीपी को, बट इनका कंसंट्रेशन की जो पोटेंसी है वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। ये क्या देखने को मिला, जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेम ही प्लांट है, सेम ही स्पीसीज का प्लांट है, बट दूसरी जगह पे ग्रोन करने की वजह से इनके जीन में डाइवर्सिटी देखने को मिला कि कहीं पे कंसंट्रेशन क्या है, रिसरपाइन का ज़्यादा है, कहीं पे उसकी पोटेंशियल ज़्यादा है कि थोड़ा सा ये घूंट पिए इंसान, उसका बीपी का ट्रीटमेंट हो जाए, ठीक है। कहीं पे एक चम्मच से भी ज़्यादा पिलाया जा रहा है तब जाके कोई ठीक हो रहा है, कहीं पे एक बॉटल पिलाया जा रहा है तब जाके ठीक हो रहा है। तो ये क्या है, इनका कंसंट्रेशन इनकी पोटेंसी को दिखा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, इंडिया has more than 50,000 genetically different strain of rice and 1,000 variety of mango। याद रखिएगा, बोला गया है इंडिया में 50,000 से भी ज़्यादा, ठीक है, 50,000 से भी ज़्यादा जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन देखने को मिले किसके, राइस के। ये इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेन लिखा गया है, और 1,000 यहाँ पे वैरायटी देखने को मिली है किसकी, मैंगो की, ठीक है। आगे देखते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं कि स्पीसीज के लेवल की बारे में बात होगी। द डाइवर्सिटी ऑफ एट द स्पीसीज लेवल, फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न घाट हैव द ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट। बोला गया है कि जो वेस्टर्न घाट है, ठीक है, हमारे इंडिया का अगर हम मैप बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे शॉर्ट में बनाती हूँ इस तरीके से, ठीक है, ये वाला जो पार्ट होगा ईस्ट होगा, ये वाला वेस्ट होगा, ठीक है। जो वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर एम्फीबियन के स्पीसीज क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो डाइवर्सिटी है सेम स्पीसीज के लेवल पे देखा जाएगा कि जो वेस्टर्न घाट है उनके पास क्या है, ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज हैं, ठीक है, देन द ईस्टर्न घाट, वहाँ पे उनकी डाइवर्सिटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। आगे देखते हैं, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे at the ecosystem level, India, for the instance, with its desert, rainforest, mangrove, coral reef, wetlands, sanctuaries and alpine meadow has greater ecosystem diversity than the Scandinavian country like the Norway। बोला गया है कि जो इंडिया का इकोसिस्टम लेवल की बात करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बायोम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि डेजर्ट हो गया, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव हो गया, कोरल रीफ हो गया, वेटलैंड, सेंचुरीज, अल्पाइन मीडो है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ही इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी देखने को इंडिया में मिल रहा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्री है जिसमें नॉर्वे है, वहाँ पे जो डाइवर्सिटी है वो क्या है, कम है। आगे देखते हैं, इट हैज़ टेकन मिलियन ऑफ ईयर ऑफ इवोल्यूशन टू अक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर। जो हम इतने टाइप की डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इसको बनने में कम से कम मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं इवोल्यूशन के, तब जाके हम इतनी सारी डाइवर्सिटी को देख पा रहे हैं अपने नेचर में, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा तो इसको मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं। आगे देखते हैं, बट we could lose all the wealth in less than 2 centuries if the present rate of the species losses continue। बोला गया है कि जो मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं एवोल्यूशन की इस बायोडाइवर्सिटी को इकट्ठा करने में, अगर इसी तरीके से जो स्पीसीज हैं लॉस हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो 2 सेंचुरी से भी कम समय लगेगा सब कुछ नष्ट होने में। मतलब बनने में टाइम कितना ज़्यादा लगा है और ख़त्म इस रफ्तार से हो रहा है कि यहाँ पे 200 ईयर से भी कम में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन इज नाउ
vital environmental issue of the international concern as more and more people around the world begin to realize the critical importance of the biodiversity for our survival and well-being on this planet। जो biodiversity है, ठीक है, इसको किस तरीके से बचाना है, ये बहुत ही ज़्यादा एक मुद्दा बन चुका है, इंटरनेशनल कंसर्न बन चुका है, जिससे लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग जान रहे हैं कि ये हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाइवर्सिटी रहना, ठीक है, और हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंस है, इवन हमारे इस प्लैनेट को स्वस्थ रखने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हम बोल सकते हैं अपने बायोडाइवर्सिटी को हमें बचाना है, उसको कंजर्व करना है। इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन द अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। पूछा जा रहा है कि कितने स्पीसीज हमारे अर्थ पे हैं टोटल और कितने इंडिया में हैं। Since there are the published record of all the species discovered and named, we know how many species in all have to be recorded so far, but it is not easy to answer the question of how many species there are on the earth। ठीक है, यहाँ पे कुछ बातें हैं, कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो दिखा रहा है कि कितने स्पीसीज डिस्कवर हो चुके हैं, कितनों का डिस्कवर करने के बाद नामकरण हो चुका है, और हाँ बहुत सारे स्पीसीज जो हैं अभी उनको ढूंढना, उनको डिस्कवर करना, उनको नेम रखना अभी बाकी है। ठीक है, तो ये जो आंसर है कि कितनी स्पीसीज हमारे अर्थ पे हैं, इसका डायरेक्ट आंसर देना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द IUCN International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 2004, the total number of the plant and animal species described so far slightly more than 1.5 million, but we have no clear idea of how many species are yet to be discovered and described। बोला जा रहा है कि IUCN के अकॉर्डिंग 2004, पहली बात तो आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इनके तहत हमें ये पता चला है कि जितने भी टोटल प्लांट और एनिमल की स्पीसीज जो है अभी डिस्क्राइब की गई है वो मोर देन 1.5 मिलियन है। ठीक है, और हमारे पास कोई क्लियर आइडिया नहीं है कि अभी कितनी और स्पीसीज को डिस्कवर करना और उनको डिस्क्राइब करना, उनका नेम रखना बाकी है। ठीक है, estimate vary widely and many of them are only educated guess। ठीक है, यहाँ पे एस्टिमेट किया गया है कि लोगों ने सोचा, उस टाइम पे साइंटिस्ट ने सोचा कि अभी हमने सिर्फ 1.5 मिलियन से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा ही स्पीसीज को डिस्कवर किया है, उनका नाम रखा। अभी बहुत सारे स्पीसीज हैं जिनको अभी हमें ढूंढना बाकी है, उनका नाम रखना बाकी है। तो कुछ साइंटिस्ट ने अपने तुक्केबाजी स्टार्ट कर दी। ठीक है, For many taxonomic group, species inventories are more complete in temperate than the tropical countries। बोला गया है कि कुछ टैक्सोनॉमिक ग्रुप हैं, ठीक है, उन्होंने बताया है जो स्पीसीज की सूची है, इन्वेंट्रीज का मतलब क्या होता है, लिस्ट, सूची, ठीक है, जो है वो पूरी कंप्लीट है। ठीक है, मोर कंप्लीट कहाँ कंप्लीट है, टेम्परेट रीजन में देन ट्रॉपिकल। टेम्परेट रीजन क्या होता है, जो ठंडी, थोड़ी हम बोल सकते हैं पोल के साइड टेम्परेट रीजन होता है, और ट्रॉपिकल जो रीजन है वो इक्वेटर के आसपास का रीजन है। कंसिडरिंग दैट एन ओवरवेलिंग लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ स्पीसीज वेटिंग टू बी डिस्कवर आर इन ट्रॉपिक, बायोलॉजिस्ट मेक अ स्टैटिकल कंपैरिजन ऑफ द टेम्परेट ट्रॉपिकल स्पीसीज रिचनेस ऑफ an exhaustively study group of the ant and extrapolated this ratio to other group of animal and plant to come up with gross estimate of the total number of species on the earth। बोला जा रहा है कि जितनी स्पीसीज अभी डिस्कवर हैं, जिनको भी नेम किया गया, उससे ज़्यादा से ज़्यादा स्पीसीज अभी इंतज़ार कर रही हैं, वेट कर रही हैं कि उनको डिस्कवर किया जाए। कहाँ पे, ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है, जो कि बायोलॉजिस्ट का एक अनुमान है, उनका कहना है कि जो टेम्परेट और ट्रॉपिकल स्पीसीज हैं वहाँ पर स्पीसीज की रिचनेस ज़्यादा, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्पीसीज पाई जाएंगी। ठीक है, जैसे कि स्टडी किया गया है इंसेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, इनका जो रेशियो है एनिमल में या प्लांट में, वहाँ पे क्या है, इनका ज़्यादा है, और इससे हम पता लगा सकते हैं, अगर हम इंसेक्ट के स्पीसीज को पता लगाएंगे तो ओवरऑल हम टोटल स्पीसीज का पता लगा सकते हैं कि अर्थ पे कितने स्पीसीज प्रेजेंट हैं। ठीक है, some extreme estimate range from the 20 to 50 million, but more conservative and scientifically sound estimate made by the Robert May place the global species diversity at about 7 million। ठीक है, कुछ ने कहा, ठीक है, कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि जो स्पीसीज है ओवरऑल, ठीक है, टोटल वो कितनी है, 20 to
50 मिलियंस है, ठीक है। लेकिन ये सही नहीं लगा, ये थोड़ा एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था। बट ज़्यादा कंजर्वेटिव या साइंटिफिकली किसको माना गया, रॉबर्ट मे की एस्टिमेशन को माना गया, जो बताया कि जो ग्लोबली स्पीसीज की डाइवर्सिटी है वो लगभग 7 मिलियन के आसपास है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने खुद से तुक्केबाजी की, बोला कि 20 से 50 मिलियन स्पीसीज हैं टोटल ऑल ओवर अर्थ, ठीक है। लेकिन रॉबर्ट मे ने थोड़ा सा एक अनुमान लगाया कि 7 मिलियन के आसपास ये पूरी ग्लोबल स्पीसीज है, डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा आपको अर्थ पे। आगे देखते हैं, लेट अस टेक एंड सम इंटरेस्टिंग एक्सेप्ट अबाउट द अर्थ बायोडाइवर्सिटी बेस्ड ऑन द करेंटली अवेलेबल स्पीसीज इन्वेंटरीज। बोला जा रहा है कि चलिए कुछ इंटरेस्टिंग सा एक्सेप्ट लेते हैं हमारे अर्थ के बायोडाइवर्सिटी पे, जो कि अभी स्पीसीज की सूचियों में देखा गया है। मोर देन, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल, वाइल द प्लांट इंक्लूडिंग द एल्गी, फंजाई भी लिया गया है प्लांट्स में, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म कंप्राइज नो मोर देन 22% ऑफ टोटल। बोला गया है कि अगर टोटल किया जाए, ठीक है, अगर टोटल रिकॉर्ड देखा जाए स्पीसीज का, जितना अब तक डिस्कवर हुआ, जिनके बारे में नाम दे दिया गया है, उनमें से 70% से भी ज़्यादा, मोर देन, ठीक है, याद रखिएगा कहीं पे मोर देन है, नियरली है, लेस देन है, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो मोर देन 70% ऑफ ऑल दी स्पीसीज में से अगर देखा जाए तो 70% से भी ज़्यादा अगर स्पीसीज है तो किसकी है, एनिमल की है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं प्लांट की, तो प्लांट की बस केवल और केवल 22% है, और उनमें प्लांट में किसको किसको इंक्लूड किया गया है, एल्गी हो गया, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब आगे करते हैं यहाँ पे, अमंग द एनिमल इंसेक्ट आर द मोस्ट स्पीसीज रिच टेक्सोनॉमिक ग्रुप मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल। अगर बात करते हैं एनिमल्स में भी, ठीक है, जो अभी हम ओवर टोटल देख रहे थे, प्लांट एनिमल सबको मिला के 70% से भी ज़्यादा एनिमल था और 22% ही प्लांट थे। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उनमें भी 70% क्या है, इंसेक्ट्स हैं। टोटल का अगर देखा जाए तो यहाँ पे एनिमल्स में जो इंसेक्ट्स हैं उनकी जो स्पीसीज की रिचनेस है वो इतनी ज़्यादा है, यहाँ पे 70% है। जैसे इसको समझने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, दैट मीन्स आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल ऑन दिस प्लैनेट 7 आर इंसेक्ट। अगर हम इस प्लैनेट की बात करते किसी एक एरिया में अगर 10 एनिमल पाए जा रहे हैं तो उनमें से क्या होगा, 7 हमेशा इंसेक्ट होंगे। मतलब कि ओवरऑल जितनी भी टोटल स्पीसीज होगी एनिमल की, उसमें सबसे ज़्यादा इंसेक्ट होंगे 70%, ठीक है। द नंबर ऑफ द स्पीसीज, अब देखिए किसकी बात करिए, फंजाई स्पीसीज की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ द फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीसीज ऑफ फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड मैमल। अगर हम फंजाई के स्पीसीज की बात करते हैं तो इनकी स्पीसीज की जो संख्या है, ठीक है, ये कितनी ज़्यादा है। अगर हम फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल और मैमल की स्पीसीज को भी एड ऑन कर दें, इसके बावजूद भी इससे भी ज़्यादा फंजाई के स्पीसीज हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर याद नहीं हो रहा है तो इसके लिए याद करें, जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स में मोस्ट ऑफ दी क्या होते हैं, लैंड पे ही रहते हैं। उड़ता कौन है, बर्ड। बर्ड को छोड़ दिया जाए, जितने लैंड पे रह रहे हैं उनका कॉम्बिनेशन करा दें, उन सारे स्पीसीज का कॉम्बिनेशन करा दें, उससे भी ज़्यादा हमारे फंजाई के स्पीसीज हैं हमारे दुनिया में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो नंबर है फंजाई स्पीसीज की हमारे वर्ल्ड में वो मोर देन है, इससे भी ज़्यादा है अगर हम कंबाइन कर दें टोटल स्पीसीज ऑफ फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड मैमल। तो याद रखने का तरीका यही है कि वर्टिब्रेट्स के बारे में सोचिए कौन कौन है, फिशेज है, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल, 5 है। बर्ड्स क्या है, उड़ने की कोशिश करता, उड़ता भी है आसमान में, तो उसको छोड़ दो, बाकी जो 4 है जो ज़मीन पे रहते हैं उनका ऐड ऑन करो, उनके टोटल स्पीसीज का, उससे भी ज़्यादा स्पीसीज किसके, हमारे फंजाई के हैं। आगे देखते हैं, इन द फिगर 13.1 बायोडाइवर्सिटी इज डिपिक्टेड शोइंग द स्पीसीज नंबर ऑफ मेजर टेक्सा। ठीक है, यहाँ पे कुछ पाई चार्ट दिए गए हैं, इससे हम समझ सकते हैं इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट एंड प्लांट में कितने नंबर ऑफ स्पीसीज किसके ज़्यादा हैं। ठीक है, आप इस इन्वर्टिब्रेट वाले पाई चार्ट में देख सकते हैं सबसे ज़्यादा इंसेक्ट हैं, सबसे ज़्यादा। ठीक है, इन्होंने तो हाफ से भी ज़्यादा एरिया कवर कर रखी है, 70% होंगे। ठीक, अगर हम बात करते हैं अदर एनिमल, ठीक है, ये इनवर्टिब्रेट्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे मलस्कस हैं एंड लास्टली हमारे क्रस्टेशियन हैं। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, इंसेक्ट आओ मुझे चबाने, इंसेक्ट आओ मुझे चबाने, दैट इज़ द ट्रिक, ओनली ट्रिक है ये। ठीक है, वैसे इंसेक्ट ज़्यादा है इसलिए मैंने ट्रिक बनाया है कि जो इंसेक्ट्स हैं इनवर्टिब्रेट्स में ज़्यादा है, तो इंसेक्ट
आओ मुझे चबाने, मुझे खाने आ जाओ। चबाने का मतलब है कि मुझे चबा चबा के खाओ, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक ट्रिक है, इंसेक्ट का मतलब सबसे ज़्यादा इनवर्टिब्रेट में कौन होगा, इंसेक्ट होगा, देन अदर एनिमल होंगे, ठीक है। आओ का मतलब, मुझे का मतलब यहाँ पे मलस्कस है, एंड सी फॉर क्रस्टेशियन। तो इसका एक ट्रिक है, इंसेक्ट आओ मुझे चबाने। नेक्स्ट देखते हैं वर्टिब्रेट में। वर्टिब्रेट्स में आपको देखने को मिलता है फिश, रेप्टाइल, ठीक है, एम्फीबियन हो गया, एप्स हो गया, बर्ड्स एंड देन मैमल्स हो गए। तो इसके लिए जो ट्रिक है क्या है, FB राम, सबसे फेमस ट्रिक है ये FB राम, ठीक है। फेसबुक पे कौन है, राम है। राम किस पे है, फेसबुक पे है, तो उसको जाइए फेसबुक पे ढूंढिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा FB का मतलब F फॉर फिश, 50% तो यहाँ पे देखेंगे, टोटल का 50% यहाँ पे कौन है, फिश है। F फॉर फिश, B का मतलब देन सेकेंड नंबर पे आपकी बर्ड है, थर्ड नंबर पे कौन है, रेप्टाइल है, देन एम्फीबियन है फोर्थ नंबर पे, एंड लास्ट कौन है, मैमल। तो इसके लिए जो ट्रिक है FB राम। फेसबुक पे कौन है, राम है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी स्पीसीज होंगी वर्टिब्रेट में, फिश होंगी, ठीक है। इसके बाद बर्ड्स होंगी, रेप्टाइल होंगी, एम्फीबियन होंगी, एंड लास्टली कौन है, मैमल है। आगे देखते हैं प्लांट्स में। तो प्लांट्स में जो सबसे ज़्यादा स्पीसीज किसकी है, मैं यहीं पे बना दूँ, इसका कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास। पहली कौन है यहाँ पे, एंजियोस्पर्म होगी, सेकंड कौन होगी, फंजाई होगी, थर्ड एल्गी हो गई, ठीक है। फोर्थ की बात करते हैं मॉसेस हो गई, ठीक। फिफ्थ की बात करते हैं फर्न एंड एलिस, का मतलब कि फर्न के जैसे दिखने वाले, फर्न कौन थे, टेडोफाइट्स, ठीक है, उनके जैसे दिखने वाले, ठीक है। एंड लास्टली हमारे कौन है, लाइकन है। तो इसका कोई ट्रिक नहीं है, आप इसको याद कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म होंगे, देन होंगे फंजाई, ठीक है, फिर आएंगे एल्गी, इसके बाद मॉसेस आएंगे, ठीक है, देन आएंगे फर्न्स एंड एलिस, एंड लास्ट कौन होंगे, लाइकन होंगे। तो आप याद रखिएगा कि इनवर्टिब्रेट्स के लिए क्या ट्रिक है, इंसेक्ट आओ मुझे चबाने। सबसे ज़्यादा कौन है, इंसेक्ट है, देन अदर एनिमल्स हैं, फिर मलस्कस है, एंड लास्टली कौन है, क्रस्टेशियन है। वर्टिब्रेट के लिए ट्रिक क्या है, FB राम। फेसबुक पे कौन है, राम है। फिशेस का सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्पीसीज है, इसके बाद बर्ड्स हैं, देन रेप्टाइल है, फिर एम्फीबियन है, और लास्टली कौन है, मैमल है। आगे देखते हैं प्लांट्स में, ठीक है। इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, तो चलिए इसको देखते हैं। पहले कौन होंगे, एंजियोस्पर्म होंगे, देन फंजाई होंगे, देन एल्गी होंगे, फिर मॉसेस होंगे, देन फर्न एंड एलिस, ठीक है, फर्न के जैसे दिखने वाले, एंड लास्टली कौन होंगे, लाइकन होंगे। आगे पढ़ते हैं हम लोग। इट शुड बी नोट दैट दिस एस्टिमेट डू नॉट गिव एनी फिगर फॉर द प्रोकैरियोट। आपने देखा कि हमने जो कुछ भी पढ़ा, कहीं पे भी हमने प्रोकैरियोट्स के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में नहीं पढ़ा। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज देयर माइट बी। बायोलॉजिस्ट को खुद ही नहीं पता है कि प्रोकैरियोटिक स्पीसीज कितने हैं। द प्रॉब्लम इज दैट conventional taxonomic method are not suitable for identifying the microbial species and many species are simply not culturable under the laboratory condition। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि जो कन्वेंशनल मेथड है, जो पुराना मेथड है हमारा, ठीक है, टेक्सोनॉमिक का जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है, इससे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, पता नहीं कर पाते कि माइक्रोबल स्पीसीज कैसे है। बहुत सारी स्पीसीज जो हैं प्रोकैरियोट्स के, वो इजीली कल्चर नहीं होते हैं, कहाँ, लैब के अंदर, ठीक है। अगर हम उसको न्यूट्रिएंट मीडियम दे तो वहाँ पे वो ग्रो ही नहीं करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहीं भी प्रोकैरियोट्स के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। इफ़ वी एक्सेप्ट biochemical or the molecular criteria for delighting species for this group, then their diversity alone might to run into the millions। अगर हम लोग बायोकेमिकल या मॉलिकुलर क्राइटेरिया देखें किसका, प्रोकैरियोट्स का, तो इनकी जो डाइवर्सिटी होगी मिलियन से भी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब कि अगर हम अर्थ पे देखें तो मिलियंस ऑफ दी स्पीसीज किसके देखने को मिल रही है, आपको प्रोकैरियोट्स के देखने को मिल रही है। नेक्स्ट देखते हैं। Although India has only 2.4% of the world's land area, ठीक है, इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ 2.4% है पूरे संसार का लैंड। वैसे तो हम जानते हैं कि हमारे अर्थ पे 30% क्या है, लैंड है, 70% पानी पानी है। तो पानी को छोड़ दीजिए, 30% जो लैंड है उसमें से भी इंडिया के पास कितना है, 2.4% है, ठीक है। इट्स शेयर ऑफ द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज एन इम्प्रेसिव 8.1%। लैंड इतना कम है 2.4%, उसके बावजूद भी इंडिया में अगर हम ग्लोबल स्पीसीज की डाइवर्सिटी देखें तो 8.1% है, ठीक है। दैट इज व्हाट
मेक अवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए 12 कंट्रियों में से एक कंट्री हमारी इंडिया है जो इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है स्पीसीज की ज़्यादा है। तो इसको याद रखिएगा कि इंडिया के पास केवल और केवल दुनिया का जो लैंड एरिया है सिर्फ और सिर्फ 2.4% है। ठीक है, इस 2.4% लैंड में इंडिया के पास ग्लोबल जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी देखने को मिली वो कितना है, 8.1% है। ठीक है, 2.4% को अगर नहीं याद हो रहा है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 कर दीजिए तो 8.1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप अप्रॉक्स बना सकते हैं। इसीलिए हमारे कंट्री को 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में भी रखा जाता है क्योंकि लैंड इतना कम है, 2.4% ही है केवल। और यहाँ पे अगर हम पूरे ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी देखें तो 8.1% जो स्पीसीज है पूरे ग्लोब की, पूरे अर्थ की, इंडिया से आती है। आगे देखते हैं, नियरली 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड ट्वाइस एज मेनी एनिमल हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। अगर इंडिया में देखें तो 45,000 स्पीसीज किसकी हैं, प्लांट्स की हैं, और अप्रॉक्स 90,000 स्पीसीज होंगी किसकी, एनिमल की। यहाँ पे आप इसको 90,000 लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि बोला गया है कि लगभग 45,000 किसकी है, स्पीसीज प्लांट की है, तो उसका दुगना कर लिया जाए। 45 का दुगना करेंगे तो कितना होगा, 90 होगा। देन उतनी स्पीसीज किसकी है, एनिमल की है, उसको रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, इतनी स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है, उसके बारे में नेमिंग की गई है, डिस्क्राइब किया गया उन स्पीसीज को इंडिया में। हाउ मेनी लिविंग स्पीसीज आर एक्चुअली दे आर वेटिंग टू बी डिस्कवर एंड नेम। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि और कितने सारे स्पीसीज है जो जिंदा हैं और उनको अभी ढूंढना बाकी है, उनका नामकरण करना बाकी है। अभी वो इंतजार कर रहे हैं कि हमें आए टैक्सोनॉमिक ग्रुप वाले डिस्कवर करें, हमारी नेमिंग करें। If we accept the May's global estimate, only 22% of the total species have been recorded so far। अगर हम रॉबर्ट मे की जो ग्लोबल स्पीसीज की यहाँ पे बोल सकते डाइवर्सिटी थी 7 मिलियन उन्होंने बताया है, अगर उसको एस्टिमेट करके देखें तो केवल और केवल हमने 22% ऑफ टोटल स्पीसीज को अभी रिकॉर्ड किया है। बाकी स्पीसीज अभी कहीं ना कहीं इंतजार कर रही हैं कि कब आए लोग और हमें ढूंढें। ठीक है, applying this proportion to the India's diversity figure, we estimate that there are probably more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species yet to be discovered and described। बोला जा रहा है कि अगर हम लोग रॉबर्ट मे के जो ग्लोबल एस्टिमेट है स्पीसीज डाइवर्सिटी को, उसका अगर हम लोग उसको अप्लाई करें, ठीक है, तो देखा जाएगा कि इंडिया में अभी 1 लाख से भी ज़्यादा, ठीक है, 1 लाख से भी ज़्यादा प्लांट की स्पीसीज इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें डिस्कवर किया जाए, एंड 3 लाख से भी ज़्यादा एनिमल की जो स्पीसीज है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें डिस्कवर किया जाए, हमारे बारे में डिस्क्राइब किया जाए। ये इंडिया का एस्टिमेशन है। ठीक है, उन्होंने बोला था रॉबर्ट मे ने कि 7 मिलियन के आसपास क्या होगी, ऑल ओवर द अर्थ यहाँ पे स्पीसीज देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर हम पूरे डाइवर्सिटी की बात करते हैं ऑल ओवर द बोल सकते अर्थ पे, सिर्फ और सिर्फ 22% हमने टोटल स्पीसीज को अभी तक ढूंढा है, उसके बारे में जाना है, उसको डिस्क्राइब किया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में लगभग 45,000 स्पीसीज प्लांट की ढूंढी गई है, उसके बारे में पूरा अच्छे से उसके डाटा को कलेक्ट किया गया है, एंड देन 90,000 जो होगी एनिमल की स्पीसीज। लेकिन अभी भी इंडिया में 1 लाख से भी ज़्यादा प्लांट की स्पीसीज इंतज़ार कर रही है कि उनको डिस्कवर किया जाए, उनको नेम किया जाए। ठीक है, एंड 3 लाख से भी ज़्यादा जो एनिमल की स्पीसीज हैं वो भी चाहती हैं उनको डिस्कवर किया जाए, उनको डिस्क्राइब किया जाए। ठीक है, वुड बी एवर बी एबल टू कंप्लीट द इन्वेंट्री ऑफ द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर कंट्री। क्या अभी भी हम इस लायक हैं कि जो हमारे कंट्री का बायोलॉजिकल वेल्थ है, इंडिया की बात हो रही है, उसकी जो लिस्ट है उसको कंप्लीट कर सके, मतलब जो स्पीसीज हैं उनको ढूंढ के उनको डिस्कवर कर दें, उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। कंसीडर द इमेंस ट्रेंड द मैन पावर टैक्सोनॉमिस्ट एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक अच्छी सी, एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड मैन पावर टैक्सोनॉमिस्ट चाहिए, और साथ में समय भी चाहिए हर एक स्पीसीज को ढूंढना, उनके बारे में डिस्क्राइब करना, ये सब टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, The situation appear more hopeless when we realize that a large fraction of these species faces the threat of becoming the extinct even before we discover them। ठीक है, सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि जो स्पीसीज अभी हम ढूंढे ही नहीं है, उसको ढूंढने से पहले ही वो क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। मतलब कि जो स्पीसीज का एक्सटेंशन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हाई रेट से हो रहा है कि अभी हमने स्पीसीज को देखा ही नहीं है, हमने उसको डिस्कवर ही नहीं किया, उससे पहले ही वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे हमारे अर्थ से।
Nature's biological library is burning even before we catalog the title of all the book stocked there. बोला जा रहा है कि जो हमारे नेचर की यहाँ पे बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है, मतलब कि हमारे नेचर में जितने भी यहाँ पे बायोलॉजिकल स्पीसीज पाए जा रहा है, अगर उसकी लाइब्रेरी की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं किसी लाइब्रेरी में हूँ, वहाँ पे एक रैक में बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है, मैं हर एक किताब को उठा रही हूँ, उसमें जितने भी उसमें टॉपिक्स दिए गए हैं, टाइटल हैं, मैं उसको नोट कर रही हूँ। इधर मैं नोट कर रही हूँ, मान लीजिए एक किताब क्या है, एक स्पीसीज के बारे में है, सपोज करिए एक किताब मुझे एक स्पीसीज के बारे में पूरी जानकारी दे रही है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, मैं यहाँ पे एक स्पीसीज के बारे में लर्न कर रही हूँ, तो पता चला कि इधर से आग लग चुकी है, यहाँ पे 2 स्पीसीज खत्म हो चुके हैं। मतलब कि यहाँ पे जो नेचर का बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है इतने तेजी के रफ्तार से खत्म हो रहा है, मीन्स इतने जल्दी जल्दी स्पीसीज का एक्सटेंशन हो रहा है कि अभी तक हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए और बहुत सारे स्पीसीज क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कैसे कैसे पैटर्न होते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के बारे में बात करेंगे, देन है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आपको कहीं भी किसी भी लाइन में डाउट है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाकी पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।